स्वागत है आपका क्रिएटिव टॉक्स के नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार विचार करते हैं और वो विचार आपके मन मस्तिष्क में बार बार घूमता ही रहता है और आपका हृदय भी जोर जोर से धड़कता है और बार बार नेगेटिव विचार आपके मन में आते हैं, और इस ज़्यादा सोचने वाले बीमारी से बचने के लिए और इस बीमारी को दूर करने के लिए आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। एक बार एक जापान के हिस्से में एक बहुत बड़ा मठ था। वहाँ पे लगभग 500 भिक्षुक रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का प्रयास करते थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने गुरु से कहा, मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। गुरु ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पे लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हें तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है। फिर भी तुम्हें इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता चले। क्या तुम फिर भी इसके लिए तैयार हो? तब शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं तैयार हूँ। तब साधु ने कहा, इस मठ में 500 भिक्षुक हैं। तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करो, और जब तुम थक जाओ तो तुम सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा तुम कुछ और मत करना और किसी चीज़ के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पे चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। उसने अपने गुरु का आदेशों का पालन करते हुए चावल को कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता होती थी, इसीलिए वो बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वो थक जाता तो वो उसी कमरे में सो जाता जहाँ वो चावल कूटता। वहाँ वो किसी से भी बात नहीं करता और ना ही उससे कोई बात करने की कोशिश करता। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला, तो वो अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों बाद वो तो अपना नाम तक ही भूल गया और वो कहाँ से आया था ये भी भूल गया। वो हमेशा चुप रहता और बिना विचार किए अपना काम करते रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था, ना ही शास्त्र पढ़े थे। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 15 साल बीत गए। 15 साल बाद एक दिन उसके गुरु ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और अब मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना पड़ेगा, जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसीलिए अगर कोई मेरा ऐसा शिष्य है जिसे लगता है उसका आत्म साक्षात्कार हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, वो रात को मेरे पास आकर मेरे दीवार पर कुछ पंक्तियाँ लिखे जिसमें उसकी जिंदगी के सारा अनुभव समाया हुआ हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, लेकिन मठ के कुछ ही शिष्यों ने वहां जाकर कुछ पंक्तियाँ लिखी। उसे शास्त्रों का बड़ा ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब उसके गुरु उठे, जब उन्होंने इन पंक्तियों को देखा, उन्होंने कहा, किस बेवकूफ ने ये लिखा है। वो शिष्य जिसने ये लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियाँ लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन ये सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियाँ लिखी, बट नीचे उसने अपने हस्ताक्षर नहीं दिए थे, क्योंकि वो स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि ये सही है या नहीं।
क्योंकि उसे भी ये निश्चित नहीं था कि उसे आत्म साक्षात्कार हुआ है या नहीं। उसके गुरु ने पूरी तरह से पंथियों को खारिज कर दिया। ये देख के सभी हैरान रह गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए दो शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहाँ पे आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुन के वो धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने फिर उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों शिष्य के नज़र में ये चावल कूटने वाला तुच्छ भिक्षु के समान था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था। बस वो चावल को ही जानता था। उस मठ में बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से भी मतलब नहीं था। फिर चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ पंक्तियाँ कहने वाला हूँ, उसे सुनो। अगर तुम उस पंक्तियों को लिख सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। वो गुरु के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियाँ बोली और दूसरे शिष्य ने उसे लिख दिया और नीचे लिख दिया, चावल कूटने वाला। उन्हें लगा उनके गुरुजी उन पे भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियाँ उसने लिखवाई थी वो बहुत ही अद्भुत थी और उसने लिखा था, मन तो सिर्फ एक का भ्रम है ना, तो ये मन है, ना ही मन का दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया। जब गुरु ने ये पंक्तियाँ देखी तो वो आधी रात चावल कूटने वाले के पास गए। वो सो रहा था। गुरुजी ने उसे जगाया, कहा, ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन तुम इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला व्यक्ति उनसे ज़्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वो सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है, और मैं ये जानता हूँ ये सारा ज्ञान तुम्हें चावल कूटते कूटते हुआ है। और मैं ये जानता हूँ कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहाँ से चला गया। इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग ध्यान केवल एक ही जगह बैठ कर करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है, खाते खाते भी किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब ये है कि आप जो भी ध्यान कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से काम करें। ध्यान का मतलब ये है कि आप जो भी कार्य करें आप सब कुछ भुला के बस उसी में केंद्रित हो जाएं। आपको अपने शरीर का भी ख्याल ना रहे, बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मग्न हो गया कि उसको खुद का कोई ख्याल नहीं। उसने चावल कूटते ही आत्म साक्षात्कार कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ भी नहीं सोचना। जब तक मन में विचार हैं, अगर विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस हमें उनमें पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अपने काम में खो जाने की ज़रूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ कि आपका काम ही ध्यान हो जाए। ज़्यादा सोचने वालों के लिए दूसरी रहस्यमय कहानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में एक्सपर्ट था। यानी कि जहाँ कहीं भी ताले तोड़ने की बातें आती थी, लॉक तोड़ने की बातें आती थी, तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसे बताया गया कि आपको इस दिन इस तारीख पे आपको आना है और आपको ताले को तोड़ना है।
वो समय के अनुसार उस तय दिनांक को वहां पहुंच गया। उसे प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में ढकेल लिया जाएगा। आपको ताला खोल के बाहर आना पड़ेगा। इस बीच आपको लगता है कि अगर आपसे लॉक नहीं खुल पाएगा, आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उस ताले तोड़ने वाले ने सारे नियमों की हाँ कह दी और वो पानी में चला गया। जैसे ही वो पानी में पहुंचा, उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद वो बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उसे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज़्यादा समय तक पानी में रहना अब उसके लिए और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने अंतिम प्रयास किया और अपना पूरा दिमाग लगाया। फिर भी वो विफल हो गया और उसने इमरजेंसी बटन को दबा दिया। धीरे धीरे वो ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वो अचंभित हो गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल नहीं आया कि मैं इसे धक्का देकर खोलूं। हो सकता है ये लॉक ही ना हो। यही होता है, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी ना सोचने से भी जवाब मिल जाता है कि इसीलिए किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी दिमाग को हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। जब हम दिमाग को शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो हमें बेहतर समाधान प्राप्त होता है। अब हम आपको बताते हैं ज़्यादा सोचने की ये बीमारी के मुख्य कारण क्या हैं, जिससे आपको ज़्यादा सोचने की बीमारी हो जाती है। पहला कारण ये है कि वर्तमान से ज़्यादा भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचना। आप जो काम अभी कर रहे हैं उस पर ध्यान हटा के बीते हुए कल या फिर आने वाले कल पे लगाना, तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। दूसरा कारण, काम का ज़्यादा तनाव होना। जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो दिमाग भी तेज़ी से चलने लगता है और ये फिर तनाव और डिप्रेशन का रूप लेने लगता है। फिर दिमाग में वो विचार भी आने लगते हैं जो काम से संबंधित ही नहीं है। फिर लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तीसरा कारण, डर का बना रहना। अगर व्यक्ति के अंदर डर होता है, जैसे नौकरी छूट जाना, अपने पसंदीदा इंसान से दूर हो जाना, प्रमोशन ना होने का डर, किसी काम में असफल हो जाने का डर, पैसे ना मिलने या डूब जाने का डर, व्यक्ति इस डर को लेकर कल्पना करता रहता है। भले ही ऐसा ना होने वाला हो, पर धीरे धीरे यह डर उसके दिमाग में इस कदर बस जाता है जिससे वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाता है। चौथा कारण, कॉन्फिडेंस की कमी। जब व्यक्ति में किसी काम को करने के प्रति उलझन बनी रहती है तो कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। इसके चलते नकारात्मक विचार दिमाग को घेरना शुरू कर देते हैं। व्यक्ति ज़्यादा सोचना और चिंता करना शुरू कर देते हैं। पांचवा कारण, चीज़ों के बारे में सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक बातें सोचना। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लेके नकारात्मक विचार के बारे में सोचने लगता है तो धीरे धीरे व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार होते जाता है। क्या ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। ओवर थिंकिंग यानी कि अत्यधिक सोच से छुटकारा पाना बहुत ही आसान है, हालांकि इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग सकता है। चलिए जानते हैं ओवर थिंकिंग की समस्या से कैसे छुटकारा पाएं। ओवर थिंकिंग यानी कि अत्यधिक सोच से छुटकारा पाने के उपाय। ये सब जानते हैं कि पहला विचार दिमाग में आता है, फिर वो क्रिया का रूप लेता है। हमें कोई
काम सोच समझ के करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी काम को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और वो बातें भी सोचना जो तुम्हारे काम से कोई रिलेशन नहीं रखता है, आपको और आपके काम को दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है और इसे कम करना ज़रूरी है। पहला उपाय ये है कि पहले आप स्वीकार करें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे, तब आप ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। जब आप ये विचार करेंगे कि आप कितनी फालतू के विचारों पर ध्यान लगाते हैं, तब आप उन फालतू के विचारों को साइडलाइन कर सकते हैं और अपना समय और शक्ति बर्बाद करने नहीं दे सकते आप। दूसरा उपाय, हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। क्या गलत हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है। तीसरा उपाय, योग, ध्यान और व्यायाम करें। योग, व्यायाम मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। ध्यान का भी लाभदायक है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चौथा उपाय, वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करें। कभी कभी लोग बीती हुई बातें या घटना के बारे में सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं। उसी प्रकार जो समय आने वाला है उसे लेकर वो इतनी चिंता करते हैं कि तनाव में आ जाते हैं। तनाव में दिमाग हावी हो जाता है और फालतू बातें सोचने लगता है। जो समय बीत गया है उसे सीख लो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। लेकिन आप ये तभी कह सकते हैं जब आप वर्तमान में रहें। इसीलिए आप जो भी अभी कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। पांचवा उपाय, जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख ले। आपने सोचने के तरीके और महसूस करने के तरीके को ध्यान से पढ़े। अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो उसे लिख ले और उस पे ध्यान लगाए कि मैं इस बात से कैसे निकल सकता हूँ या फिर उस प्रॉब्लम से मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। छठा उपाय, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखो। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तब आप हकीकत को देख पाते हैं। अनियंत्रित भावनाएं दिमाग में विचारों का एक समुंदर लाती हैं, जिससे हमारा दिमाग पागल सा होने लगता है। वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। पहली कहानी चमकीले नीले पत्थर की। एक शहर में बहुत ही साधु महाराज आए हुए होते हैं। बहुत से दुखी लोग उनके पास उनकी कृपा के लिए जाते हैं। ऐसा ही एक गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पे कुछ उपकार करे। साधु महाराज ने उसे एक चमकीला नीले रंग का एक पत्थर दिया। कहा कि ये कीमती पत्थर है और जाओ, इसकी कीमत कितनी भी लगवा सको लगवा लो। वो आदमी फिर वहाँ से चला गया और वो वहाँ से एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उससे कीमत जानने की कोशिश करी। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, ये सुंदर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। वो आदमी फिर उससे मना कह के आगे की ओर चला जाता है, जो कि एक बर्तनों के व्यापारी के पास जाता है। उससे वो व्यापारी को भी वो नीला पत्थर दिखाता है और वो व्यापारी कहता है कि तुम इस पत्थर की कितनी कीमत लगा सकते हो। व्यापारी बोला, ये पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपये दूंगा। वो आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और ये सोचकर वो वहाँ से चला गया। उस
आदमी ने ये पत्थर अब एक सुनार को दिखाया। फिर सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा। बोला, ये काफ़ी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। वो आदमी अब समझ गया था ये पत्थर बहुत अमूल्य है। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। उस हीरे के व्यापारी ने जब उस पत्थर को ध्यान से देखा तो वो देखता रह गया। आश्चर्य का भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया। तुम ये कहाँ से लाए हो? ये तो अमूल्य है। उस हीरे के व्यापारी ने कहा, अगर मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी मैं इस हीरे की कीमत नहीं चुका सकता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अपने आप को कैसे आंकते हैं। क्या हम वो हैं जो राय हम दूसरे बताते हैं? तो ये थी ओवर थिंकिंग के ऊपर मेरे कुछ विचार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।